अध्याय 12 देख रहे हैं। इसमें है स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर फ्रीडम क्या हुआ। तो क्योंकि अब देश बिल्कुल नया था और गरीब भी था, तो विकास की बहुत सारी योजनाएं अब होनी थी, क्योंकि लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। तो 1950 में सरकार ने क्या किया कि क्योंकि आर्थिक विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, लोगों के जेब में पैसे आने थे, देश की इकोनॉमी अच्छी होनी थी, तो इसको आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए या आर्थिक विकास को डिसाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, तो इसकी कौन नीतियां बनाएगा और इस नीतियों को लागू कौन करेगा, उसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम लिया गया योजना आयोग। योजना आयोग, ये आप देख रहे हैं योजना आयोग, जिसका अभी अगर आप नाम देखें तो वो नीति आयोग बन गया है। योजना आयोग, नीति आयोग। और सबकी ये सहमति थी आमतौर पे, नीति आयोग में भी और अदरवाइज भी, कि देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे और गवर्नमेंट प्लेयर्स भी होंगे। यानी सरकार भी अपने संस्थान खोलेगी, इंस्टीट्यूशन खोलेगी, प्रोडक्शन खोलेगी, और जो निजी हाथों में, निजी स्वामित्व वाले भी लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सब सरकार के कंट्रोल में होगा, प्राइवेट लोग भी ये काम करेंगे। यानी राज्य और निजी, राज्य यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो देश के लिए हुआ है। राज्य अभी जैसा हम राज्य समझते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उस राज्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर राज्य का मतलब ये है पूरे देश की बात हो रही है, ठीक। तो राज्य यानी कि देश, और निजी क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट, और जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट हाथों में, जैसे आपके अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये सब लोग जो हैं वो निजी क्षेत्र में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम दोनों ही हाथ जोड़ेंगे और उत्पादन बढ़ाना है पहली चीज़, प्लस रोजगार देना है, लोगों को नौकरी देनी है। तो इसके लिए हम दोनों के दोनों काम करने वाले हैं साथ में, ये देश में डिसाइड हो गया। अब ये था कि कौन से उद्योग, कौन से मैन्युफैक्चरिंग, कौन से इंस्टॉलेशन निजी होंगे, कौन से उद्योगपति कौन से ये निजी क्षेत्र वाले करेंगे। तो इसको परिभाषित करने का काम, इसको डिसाइड करने का काम, क्योंकि देखिए नीतियां बनाना और लागू करना किसका काम है, योजना आयोग का काम है। तो किस क्षेत्र में कौन कौन जाएगा और क्या कौन सा क्षेत्र किसी को दिया जा सकता है, वो डिसाइड कौन करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस। जब शुरुआत हुई थी तो डिफेंस या फिर जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर में रखे गए थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, आज की मैं बात बताऊं, तो डिफेंस का जो काम है वो प्राइवेट हाथों में भी आ गया है। लोगों ने बिड की है अलग अलग डिफेंस आर्मामेंट्स के लिए, राइट। फिर 5 वर्ष की जो योजना बनाई गई उनको पंचवर्षीय योजना कहा गया। क्या कहा गया? पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो 1956 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, पंचवर्षीय मतलब 5 साल की जो योजना है, इसमें 2 चीज़ पर बड़ा ध्यान दिया गया। एक तो यह है कि इस्पात यानी लोहा इस्पात यानी आयरन एंड स्टील, एक इस पर ध्यान दिया गया। भारी उद्योग है, और ये जो भारी उद्योग है, जितना पूरे, अगर आपके देश की इकोनॉमी देखनी है तो आपको आयरन एंड स्टील देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो बांध है, बांध का मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ डैम्स, ये जो आप डैम देख रहे हैं ना, उनकी बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन ये जो काम है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में ही रखे गए। और कई लोगों को ये लगता था कि ये आप आयरन स्टील का काम कर रहे हैं भाई, बांध के लिए इतना बात कर रहे हैं, लेकिन खेती का क्या? मोस्टली तो हमारी जनता जो है वो खेतीहर ही है, यानी या तो कृषि है या कृषि पर डिपेंडेंट है। तो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कई लोगों का ये भी मानना था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गांधी सागर बांध है, और ये गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है उस पर 4 बांध बनाए गए, उनमें ये पहला बांध है। 1960 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये महानदी पे बनाया गया। महानदी का जो पानी है, क्योंकि बांध से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, नुकसान भी हैं वैसे, लेकिन फ़ायदे ये है कि अगर ये कोई नदी बाढ़ लाती है, बार बार बाढ़ आ रही है और पानी भर रहा है, तो उसके लिए बांध बना दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होगी, यहाँ पर नौकायान भी होगा, यहाँ पर बहुत सारे टूरिज़्म के भी काम हो सकते हैं, और इस पानी में बहुत सारा काम किया जा सकता है। इसको बहुत तरीके से, सलीके से किसानों को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत जब बनी, तो जो पुल है और जो बांध बन रहे थे वो हमारे बिल्कुल सिंबल बन गए। तो महानदी पे रोकने के लिए ये पुल बनाया गया। अगर आपको मैं बताऊं डैम्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे जो डैम्स हैं आज के समय, अगर आप देखें तो जो
जिन जिन की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े बड़े मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नागार्जुन सागर डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, भाखड़ा नंगा डैम हो गया, ये उसी ज़माने बने हैं सारे के सारे। बाकी उसके अलावा और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ मैंने आपको नाम बता दिए। तुंगभद्रा, ऐसे करके बहुत सारे, क्योंकि ये हमारे प्रतीक बन गए थे ना। और कई लोग ये कह रहे थे भाई खेती पे काम नहीं हो रहा है, कई लोग कहते थे कि भाई जो प्राइमरी शिक्षा है, यानी जब छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा जब सेकेंडरी तक जाएगा या हायर सेकेंडरी तक जाएगा, उसके बीच में जो उसकी पढ़ाई है, यानी प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप बांध बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, राइट। और कई लोग ये कह रहे थे कि आप बांध बना रहे हो या फिर आप इस्पात की बात कर रहे हो, आयरन स्टील की बात कर रहे हो, तो ये तो सब ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताइए कि पर्यावरण के लिए क्या करेंगे? पर्यावरण के लिए तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। ऐसा अंधाधुंध विकास किस काम का जिसमें आप आगे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात नहीं करें? तो यहाँ पर एक चेहरा आप देख रहे हैं, इनका नाम है मीरा बहन। क्या नाम है? मीरा बहन। तो गांधी की अनुयायी थी, तो गांधी जी के साथ आप देख भी रहे हैं, इन्होंने 1949 में कुछ लिखा था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा था, लेकिन पहले मैं उनको दिखा दूँ आपको कि कैसे आपको दिमाग में बैठे। ये मीरा बहन है, एंग्लो इंडियन थी ये, और ये गांधी जी के बहुत करीब थी। इन्होंने लिखा था कि भाई विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे, यानी कि मानवता को, कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है। हाँ, विज्ञान और मशीनरी के लिए हमें फायदा होगा, लेकिन आखिर में जाके तबाही मिलने वाली है। जैसे आज हो रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व में, कितना सारा जो टेम्परेचर है या कहें कार्बन जो उत्सर्जन है कितना बढ़ गया है। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। यानी हमें अपने को, क्योंकि हम भी एक पर्यावरण का पार्ट है, हम एक ये कहें कि हम एक अलग प्रजाति नहीं है, हम सारी प्रजातियों में से एक प्रजाति है। तो हमें अपने पर्यावरण के साथ, अपनी प्रकृति के साथ मिल के चलना होगा। तो यहाँ पर आप एक देखेंगे कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू साहब है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और जो भिलाई में इस्पात कारखाना है, उसकी स्थापना हुई थी 1959 में। और उस ज़माने में जो सोवियत संघ था, यानी सोवियत जो USSR कह सकते हैं आप, तो जो सोवियत संघ था उसकी सहायता से इस स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और ये जो छत्तीसगढ़ का आज अगर आप कहें तो ये छत्तीसगढ़ में है, और इसमें बड़ा एक पुराना ग्रामीण इलाका था। और आप अगर आप देखें तो अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो भिलाई स्टील प्लांट का बाकायदा स्टेशन आता है। तो इतना भिलाई, दुर्ग इसी कारण से इतने आगे बढ़ गए। तो अगर आप कहीं, और बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं, तो किसी जगह पे अगर आप ये संयंत्र लगा देते हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों को भी बहुत फायदा होता है। यहाँ पर एक चित्र है, एक स्वतंत्र देश विदेश नीति की चाह। तो संयुक्त राष्ट्र में आप यहाँ देखें, ये जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कृष्णा मेनन साहब हैं। कृष्णा मेनन साहब है, ये जो साहब हैं, कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962, मतलब 10 साल के बीच जो संयुक्त राष्ट्र में जो भारतीय प्रतिमंडल है उनका इन्होंने नेतृत्व किया, यानी कि ये की चेहरा थे। और इन्होंने कहा कि हम गुट निरपेक्षता की नीति उठाएंगे, मतलब गुट निरपेक्षता की नीति हम मानेंगे। गुट निरपेक्षता क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि है क्या। गुट मतलब होता है एक समूह, और निरपेक्ष मतलब क्या हुआ, जैसे धर्मनिरपेक्ष होता है, किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखना और सारे धर्म को बराबर मानना, ये क्या हो गया, धर्मनिरपेक्षता। इस तरीके से गुट निरपेक्षता का मतलब ये एक गुट ये बन गया, एक ही गुट बन गया। अब ये कौन से गुट बने समझिए। भारत और बहुत सारे देशों ने कहा कि हम किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष, हम किसी ग्रुप में नहीं फंसेंगे, हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, समूह में नहीं फंसेंगे। तो 1945 में क्या होता है, क्योंकि हो क्या गया था, दूसरे विश्व युद्ध हो चुका था, और उसके बाद इतनी तबाही हुई थी कि यहाँ पर ज़रूरी हो गया था, पूरे विश्व ने बैठ के तय किया कि भैया एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। ठीक, ये संयुक्त राष्ट्र है। अब इन्होंने क्या किया, बड़ी शुरुआती बात थी, तो क्योंकि ये बहुत नेव था, इतना संभाल नहीं पा रहा था, तो 1950 और 60 के दशक में ना एक कोल्ड वॉर हो गया। जैसे आपका अपने पड़ोसी के साथ कुछ चल रहा है, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा मौका आ जाए कि आप दोनों फट जाएं और लड़ाई कर लें। तो ये जो इसे कहते हैं शीत युद्ध, हाथ से लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन दिल दिमाग से हो रही है। तो 1950 और 60 के बीच एक शीत युद्ध, जिसे हम कहते हैं
कोल्ड वॉर ये शुरू हुआ, और इसमें जो शक्तिशाली देश हैं उनके बीच में, तो एक गुट जो था उसका लीडर था अमेरिका, और एक गुट जो था जिसका लीडर था सोवियत संघ। ठीक, तो आप समझिए गुट निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे इनके बीच में, अमेरिका और जो सोवियत संघ है उनके बीच में बहुत ज़्यादा वैचारिक टकराव था। ये आपस में एक चीज़ में बैठ ही नहीं रहे थे, ये इनके यहाँ स्पाई भेज रहे थे, ये इनके यहाँ भेज रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था मतलब। तो ये अमेरिका के जितने भी सपोर्टर हैं उन्होंने मिलकर एक गुट बना लिया, सोवियत संघ के जो सपोर्टर हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। तो एक तरीके से पूरा जो विश्व है वो दो भाग में, ऐसे विश्व अगर मैं बना दूं तो वो दो भाग में डिवाइड हो गया, एक अमेरिका के साथ, एक रशिया के साथ, राइट। अब नेहरू ने कहा, नेहरू जी जो हमारे थे उन्होंने कहा, क्योंकि नेहरू जी हमारे विदेश मंत्री भी थे, ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इन्होंने कहा कि हम किसी भी देश में के किसी भी समूह के साथ नहीं मिलेंगे, हमारा जो मेन होगा वो गुट निरपेक्षता का, विदेश नीति हमारी होगी कि हम किसी समूह में नहीं जाएंगे, हम रहेंगे बिल्कुल तटस्थ, न इधर न उधर। इसी बात को अगर सुन के, इसी बात को जान के मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, भारतोथाई, तो इनके नेतृत्व, मतलब ये कहें कि इन सब लोगों ने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इसमें यह था कि हम किसी भी जो आर्मामेंट्स है या कहें कि जो सैनिक शक्तियां हैं उनके साथ शामिल नहीं होंगे। जैसे इन्होंने तो सैनिक शक्ति बना ली थी ना, अमेरिका और उनके जो एलाइज जिसे हम कहते हैं, वो सैनिक शक्ति बना ली थी कि भाई कहीं लड़ाई हो गई, वॉर हो गई तो हम लड़ेंगे, सब मिल के लड़ेंगे। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अलग थलग बिल्कुल रहना है, हमें सुलह सफाई भी करनी है। तो अगर आप देखें तो जो अमेरिका और ये सोवियत रशिया के बीच में या रशिया के बीच में जो चल रहा था ना, उसके बीच में सुलह सफाई में भी इन्होंने बहुत रोल अदा किया है, हिंदुस्तान ने और बाकी देशों में भी। यहाँ पर अगर आप एक चित्र देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बाडुंग है, इंडोनेशिया, इसमें एशिया और अफ्रीका के जो आप देख रहे हैं उनकी बैठक हो रही है, ये नेता है, इसमें हमारे नेहरू साहब भी हैं। और ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें 29 से ज़्यादा देश जो अभी जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्त की थी, उन्होंने चर्चा की कि भाई कैसे अब आगे बढ़ाना है, जो उपनिवेशवाद चल रहा है, पश्चिमी प्रभुत्व जो है, वेस्टर्न जो हमारा जो इफेक्ट है, उसको किस तरीके से हम उससे कैसे निकलेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये विदेश नीति हमारी थी उस जमाने में। हमारा राष्ट्र आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 2021 चल रहा है, 1947 में हम आज़ाद हुए, 74 साल हो चुके हैं। और इस बार हम 15 अगस्त 2021 हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। ठीक है जी। अब क्या भारत वाकई में लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है? जो विदेशी लोग थे या कि जो प्रेक्षक थे जब हमारा देश बना, तो जो विदेशी प्रेक्षक थे या फिर जो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला या फिर अपनी राय रखते हैं, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान है, देश हमारा, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। क्या होगा इसके साथ? उनका ये मानना था क्योंकि इतने सारे भाषाई समूह थे यहाँ पर, इसमें ये टूट जाएगा, अलग अलग भाषा के समूह में टूट जाएगा, एक राष्ट्र नहीं रह पाएगा। और दूसरे कई प्रेक्षकों ने कहा कि भाई ये किसी न किसी तरीके से जो सैनिक कब्जा है यानी आर्मी कंट्रोल में आ जाएगा। कई लोगों ने ऐसे कहा, लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये धरी की धरी रह गई, जिसे यहाँ कहा गया है निर्मूल साबित हुई। निर्मूल यानी जो लोगों ने अनुमान लगाया था वो सब गलत साबित हुआ। अब हमारे कितने आम चुनाव हो चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ कितने आम चुनाव हो चुके हैं। 17 हमारी जो 17वीं लोकसभा बनी है, कब? 2019 में। ओके। और जो 11 अप्रैल 2019 से लेकर 19 मई 2019 में ये इलेक्शंस हुए थे, तो ये तो खैर पुरानी बात हो गई। अब हमारी 17वीं लोकसभा बन चुकी है। हमारा जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री है, हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है यानी जुडिशरी बिल्कुल फ्री है, यानी जो जुडिशरी है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो अपने फैसले खुद लेती है। प्रेस जो सही देखता है, गलत देखता है, वो अपने आप से बताता है। इसके अलावा जो भाषाई विविधता थी, जो डाइवर्सिटी थी, चाहे तमिलनाडु ले लें या पंजाब ले लें, अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग, या यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम तरीके के धर्म हैं, कभी भी राष्ट्रीय एकता में इनका कभी भी देश को आगे बढ़ाने में कभी भी किसी का भी
इन्होंने रुकावट नहीं पैदा की, ये हमने देखा। लेकिन आज भी हमने ये देखा कि भाई मतभेद अभी भी है। अछूत समुदाय जो है वो अभी भी है, उनको दलित कहा जाता है, पहले उनको नीच जाति कहा जाता था, फिर उनको हरिजन कहा गया, फिर दलित कहा गया। आज भी गांव में जाएंगे तो उनके साथ हिंसा और भेदभाव होती रहती है। जो जल स्रोत हैं, जहाँ पर मंदिर है, मैदान है, उनमें उनको जाने नहीं दिया जाता। जो सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेसेस है, उनमें उनको जाने नहीं दिया जा सकता। कई जगह उनको रोका जाता है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, तब भी जो है हिंदू मुसलमान, इसकी राजनीति भी होती है और इसकी लड़ाइयाँ भी होती है। और कई ऐसी पार्टियां हैं, वो तो इतनी बड़ी बन गई केवल हिंदू मुसलमान करके ही, और ये टकराव होते रहते हैं। और अमीर और गरीब का फासला ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूछिए मत। हमारे देश में, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि ये है अंबानी और ये है आम आदमी। हमारे देश में विश्व के जो टॉप 10 आते हैं ना, सबसे अमीर लोग, उनमें आदमी आता है। ये 4th पे भी पहुँच गए थे अंबानी साहब, विश्व के चौथे, अभी कुछ ही दिन पहले चौथे सबसे अमीर आदमी हो गए थे। और यहीं पर ऐसा है जहाँ पर लोग मैला खाते हैं अपना। उन्हीं के बगल में ही ये एक तस्वीर है, बिल्कुल घर के आसपास ही है, ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो ये देखिए इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो कहने का मतलब है ये जो फासला है, आज भी बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल हम जिन्हें कहते हैं, कि भाई एक तय किया गया है कि भाई 100 रुपये 200 रुपये अगर कोई नहीं कमाता पर डे, मतलब इसकी एक लिमिट है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो वो लोग नहीं कमा पाते, वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बहुत सारे लोग आज भी 75 साल हो चुके हैं, आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। कई जगह ऐसे हैं, खासतौर पे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, खासतौर पे गाँव में, कि भाई शादी करो और घर जाओ। तो संविधान अगर देखा जाए तो संविधान ने तो कोई गलती नहीं की। संविधान तो कानून की नज़र में सबको एक जैसा मानता है, हिंदू मुस्लिम सिख छोटा बड़ा कोई भी हो। देखिए भारतीय गणतंत्र जो है बहुत बड़ी, ये नहीं कह सकता कि हम 75 साल में बहुत सफल हो गए, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये भी बात है कि हम विफल भी नहीं हुए हैं, हम फेल भी नहीं हुए हैं, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और चित्र इसमें एनसीईआरटी में दिखाया गया है। ये बंबई में दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है और इसका नाम है धारावी। बड़ी पिक्चरें बन चुकी है, स्लम डॉग मिलियनेयर वगैरह कितनी तमाम पिक्चरें बन चुकी है इसमें। लेकिन यहीं पर गगनचुंबी इमारतें भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी सेकंड्स में, मिनट में कमाई करोड़ों में है। यहां एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि कैसा, क्योंकि हमारा बड़ा पड़ोसी देश है। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के यहीं पर श्रीलंका आता है। श्रीलंका में क्या हुआ, 1956 की मैं बात बता रहा हूं, जब हिंदुस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड पंचवर्षीय योजना हुई थी और राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था। यहीं पर जो श्रीलंका है, हमारा जो पड़ोसी देश है, उस जमाने इसका नाम था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। यहाँ पर संसद ने एक कानून पारित कर दिया। इन्होंने कहा कि जो सिंहाला भाषा है, सिंहाला, कौन सी भाषा? सिंहाला भाषा, अब ये राजभाषा हो जाएगी। यानी चाहे आप सरकारी स्कूल कॉलेज की बात करें, सरकारी परीक्षाओं की बात करें, अदालतों की बात करें, ये सिंहाला भाषा ही चलेगी। अब आप देखिए यहाँ पर कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं, उसमें देखिए कितनी बड़ी दिक्कत आ गई। ये इलाका है श्रीलंका का। अब श्रीलंका में करीबन 75% लोग जो हैं वो तो सिंहलीस है। जैसे हिंदुस्तान में 80% जो हैं वो कौन है? हिंदू हैं। तकरीबन श्रीलंकन तमिल वही आप देख लीजिए, जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम है 11.2%। ऐसी इंडियन श्रीलंकन तमिल अलग है, इंडियन तमिल अलग है, जो वहाँ पर बागान वगैरह में गए थे हिंदुस्तान से। ऐसी श्रीलंकन मूर है, बाकी और क्रिश्चियन वगैरह है। तो ये जो जगह आप देखते हैं ना, ये जो पीली पीली जगह देख रहे हैं, ये और ये जो ऑरेंज जगह देख रहे हैं, पीली जगह देख रहे हैं, ये है तमिलियंस की। बाकी जो इलाका है उसमें बहुत बड़ा इलाका है सिंहाला का। अब बात ये हो गई कि जब आप सिंहाला भाषा सब पे लागू कर दोगे तो ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, एक तमिल सांसद ने कहा, जब आप मेरी भाषा छीन लेते हैं तो मुझसे तो सब कुछ छीन लेते हैं। आप सिलोन को यानी कि श्रीलंका को बांटना चाहते हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वाकई में हम इसको बांट के दिखाएंगे, ये बढ़ जाएगा। राइट? ये जो देश है ये टूटेगा और रक्त रंजित होगा, यानी खून की नदियां बहेंगी, और वाकई में बही, क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध चला केवल इस छोटी सी बात पे। छोटी सी तो नहीं कहेंगे, हमारे लिए छोटी हो सकती है, लेकिन वो देश का तो इतने साल तक 25 साल से ऊपर यहाँ पर गृह युद्ध चला।
प्रभाकरन वगैरह का नाम सुना होगा, LTTE का नाम सुना होगा आपने, और LTTE यही राजीव गांधी को भी मारने में LTTE का हाथ था। अब पाकिस्तान को आ जाइए, पाकिस्तान का भी देख लीजिए। पाकिस्तान जो है ये वैसे तो मुस्लिम हितों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की भाषा बंगाली है, ठीक है जी। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारी भाषा जो होगी वो उर्दू होगी, या फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारी बंगाली भाषा को तो माना ही नहीं जा रहा है, तो एक तरीके से जो पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वो अलग होकर ये एक्चुअल पाकिस्तान बन गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो आपका बांग्लादेश बन गया। लेकिन ये सब होने, हमारे पड़ोस में ये सब चल रहा था, लेकिन भारत फिर भी एक रहा, एकीकृत रहा। अभी कई लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन अगर हम हिंदी थोप देते तो हमारा वही हाल होता जो पाकिस्तान में जब उर्दू थोपी गई और श्रीलंका में सिंहाला थोपी गई, तो वो जो हाल हुआ वो यही हुआ। ध्यान रखिए, भाषा एक बहुत बड़ी चीज़ है और भाषा बड़े दिल के करीब होती है। अगर आपको किसी की भाषा पसंद नहीं है तो आप मत बोलिए, लेकिन अगर आपको उनके साथ रहना है तो आप उसकी भाषा सीख लीजिए। आप उनको मत बोलिए कि हमारी भाषा सीखिए। यहाँ पर देखिए, ये तमिल उग्रवादी है। उग्रवादी क्या कहेंगे, ये तो वही लोग हैं जो अपना हक मांग रहे थे, हम उनको उग्रवादी कहते हैं। ये गृह युद्ध हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।